So good morning everybody, I am Yashovardhan and today is the 29th of April 2025. So आज हम एक करंट का टॉपिक कर रहे हैं जो कि लगातार इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में बना हुआ है। चर्चा क्या है? कुछ ऐसी है, आप सबने समुद्र देखा है, वास्तव में नहीं देखा हो तो टीवी पे हमने देखा है, पिक्चर्स में देखा है। हम लोग जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, राइट। और अभी तक तो हम देखते हैं जमीन के लिए झगड़े होते हैं, देशों की सीमाएं इधर से उधर होती हैं, उसमें झगड़े होते हैं, एक खेत के दूसरे खेत की मेड़ तोड़ देते हैं लोग, गांव में झगड़े हो जाते हैं। तो समुद्र में भी इसी तरह की चीज़ें चलेंगी। उसी पर बातचीत आज हम करेंगे कि सी बेड वॉरफेयर, समुद्र के तल पर जो वॉरफेयर होगा या युद्ध होगा भविष्य के लिए। और भविष्य क्यों हम बात करें, अभी से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आखिर क्या चीज़ें चलती हैं? देखें, सबमरीन आप सब जानते हैं, पनडुब्बी होती है एक, राइट। ये होती है रिसर्च करने वाली पनडुब्बीज, अलग तरह की होती है, सबमरीन्स होते हैं। फिर ये रिमोट ऑपरेटेड होते हैं, ये व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आदमी बस ऊपर से समुद्र वहाँ जहाज में बैठा है और नीचे उसको चला रहा है। फिर होता है कई सारे जो अंडर सी डेटा सेंटर होता है, ठीक है, कि जहाँ पर कि सेंसर लगे हुए हैं और जो भी समुद्र में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑयल की गैस और ऑयल के लिए जो पाइपलाइंस होती हैं, ये कहाँ से जाएंगी? समुद्र के अंदर से जाएंगी, एक से दूसरे देश तक भेजना है। इसके अलावा बिजली के केबल भी समुद्र के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर कहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए श्रीलंका में बिजली की कमी है और भारत में सरप्लस बिजली, अब हमें बिजली बेचना है, तो हम समुद्र में, वही अब राम सेतु तो है नहीं कि एडम्स ब्रिज के ऊपर हमने टावर लगा दिया और चला जा रहा है। हम क्या करेंगे? अंडर सी केबल डाल देंगे समुद्र के अंदर से, और ये ऑलरेडी इंटरनेट के केबल बिछे हुए हैं। और पूरी दुनिया का 90% इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है इन्हीं केबल्स के थ्रू होता है। समुद्र के अंदर की ध्यान रखिएगा, समुद्र के अंदर जो केबल्स होती हैं 95% इनसे हमारा जो संचार वगैरह कम्युनिकेशन इनसे होता है। देन इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री यूज के सेंसर्स वहां लगे होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं। और एक और आ गया ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ये इसे बोलेंगे हम अनमैन्ड, जैसे कि ड्रोन होते हैं ना, तो दूर से रिमोट से चला रहे, तो उसी तरह ये तो केबल से जुड़ा हुआ है, ये केबल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह से जिन्हें हम बोलते हैं ना यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल हो गया, ठीक है, इसे बोलेंगे एयूवी, ठीक है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल हो गया। अब ये सारी चीजें जो हम यहां देख रहे हैं, ये सारी चीजें इसका हिस्सा हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, मतलब किसी तरह खराब होती है नहीं होती, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो ऐसी जब भी कंडीशन होती है रिपेयर हो जाता है। मान लो कोई जहाज निकला, कोई सबमरीन निकली, या किसी ने, किसी दूसरे कंट्री ने, जैसे रूस है, वो दूसरों की केबल काटता रहता है कनेक्शन कट करने के लिए, तो वो क्या होगा? रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, रिपेयर हो जाता है। और अब आप एक चीज मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ, आप लोग क्या सोचते हो आईएएस आईपीएस बनना, लोग इसके जॉब भी करते हैं, अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं और केबल ठीक करते हैं, पैसा बहुत लेते हैं। तो मतलब ये लोगों के काम भी हैं, आप समझ जाइए। लेकिन अगर ये युद्ध के स्तर पर होता है, किसी को हमें क्या करना है कि गैस और जो ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी आपूर्ति रोकना है, बस उसका करना है क्या? उड़ा दो, उड़ा दीजिए पाइपलाइन इसकी, तो उस देश में क्या हो जाएगा? एनर्जी का क्राइसिस हो जाएगा। और उसके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो सब कुछ ठप, पूरी दुनिया खत्म। जनरेटर जब तब तक चलेंगे जब तक गैस वगैरह है, तेल है, फिर खत्म हो जाएगा। और अगर इंटरनेट खत्म कर दिया तो क्या होगा? सब कुछ खत्म, ना बैंक काम करेगा, ना ट्रेन काम करेगा, ना एयरपोर्ट काम करेगा, ना मिलिट्री काम, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मिलिट्री के लिए पैरेलल अलग से कम्युनिकेशन की लाइंस की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। सब कुछ ऐसा नहीं कि सैटेलाइट से, अगर आप कहोगे सैटेलाइट से, तो जानते हैं आप सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब तो इंडिया ने भी वो क्षमता अचीव कर ली है कि अगर कोई 400 किलोमीटर ऊपर कोई सैटेलाइट है तो उसको उड़ा देंगे, चाइना ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि समुद्र के अंदर युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडर वाटर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, सी बेड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, कि जो सी बेड पर कम्युनिकेशन की लाइन है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल और गैस के लिए पाइपलाइन है, या किसी तरह के, अगर ये देखिए अंडर सी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब देख रहे हैं आप, ये मतलब समुद्र के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया कि भाई चलो यहाँ कहाँ लगा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, चलो वहां लगा देते हैं। सिर्फ इतनी बातें नहीं है, ऑफशोर ड्रिलिंग जानते हैं क्या होता है? पेट्रोल और गैस को निकाला जाता है,
तो कहाँ पर? शोर से और अंदर, समुद्र के अंदर। बॉम्बे हाई कभी आप खोल के देखेंगे, कहें तो मैं दिखा देता हूं आपको, तो समुद्र के अंदर है। ठीक है। सो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थितियां हैं कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर आपका तेल का कुआं है, गैस का कुआं है, या इंटरनेट की लाइन जाती है, या किसी तरह के सेंसर लगे हुए हैं, या आपकी रिसर्च वाली कोई पनडुब्बियां तैर रही हैं, या मान लीजिए आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी आपके पनडुब्बियां हैं या समुद्र के जहाज हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई भी आकर के उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये क्या है? अगर वो समुद्र के अंदर सबमरीन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, समुद्र के अंदर की चीजें, तो सी बैड वॉरफेयर या अंडर सी वॉरफेयर का हिस्सा है वो। क्लियर है? सो अब आप इसे समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। तो बहुत ही सीधा सीधा सा मतलब है कि समुद्र के अंदर जो कुछ भी चीजें हैं उनके, अगर हम देखें कि किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या उनका सामरिक इंपॉर्टेंस हो या सैनिक गतिविधियों से कुछ भी हो, अगर उन केबल को या समुद्री सर्वेक्षण के कोई पनडुब्बियां वगैरह हैं, पाइपलाइन है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ क्या? सी बैड वॉरफेयर। ओके, सो ये है, ध्यान रखें। और इसे क्या कहा जाता है? अंडर सी वॉरफेयर भी कहा जाता है इसी को, तो ये भी उसी का हिस्सा है। सो ऐसे देखा जाए तो अब तक हम क्या देखते थे? परंपरागत तरीके से युद्धों को देखा है कि भाई कारगिल पे वहां पहुंच गए, उन्होंने कब्जा कर लिया टाइगर हिल पे, तो पाकिस्तान ने, तो यहाँ से भारत के सैनिक गए, बोफोर्स तोप का इस्तेमाल कर लिया, या हमारे फाइटर जेट जाएंगे वहाँ बॉम्बिंग कर देंगे। लेकिन ये एकदम नई तरह की चीज़ है और भविष्य में यही चीज़ें होनी है। और सबसे बड़ी ताकत आज दुनिया की कोई होती है वो है टेली कम्युनिकेशन पे, जिसका कंट्रोल हो गया वो उसका डेटा। ठीक है, डेटा होता है सब कुछ आजकल, और 95% डेटा ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? सी केबल से हो रहा है, जो अंडर वाटर जो केबल डली हुई है समुद्र के अंदर, उनके थ्रू चल रहा है। अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां हो जाएंगी। अब आपके मन में कई सवाल आएंगे, सवाल कुछ ऐसे आएंगे, ये कैसे होगा, कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, और किस देश के पास कितनी क्षमता है, कौन किसी को इस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है। सो अगर हम यहाँ देखें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? समुद्र तल पर बिछाई गई सबमरीन केबल्स जो इंटरनेट वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और तेल और गैस की पाइपलाइन, जिसे हम ऑफ शोरिंग ड्रिलिंग से संबंधित, कि भाई वहाँ पे तेल निकल रहा है, फिर वो पाइपलाइन देश तक आ रही है, हम किसी दूसरे देश तक भेज रहे हैं। यूक्रेन में आप देखिए रशिया ने क्या किया कि आपूर्ति बाधित कर दी। ठीक है, बोला हम यूरोप को क्या करेंगे, 2019 का समझौता था, अब तक चलना था 2025 तक, समझौता वैसे पूरा हो गया था, लेकिन तेल की आपूर्ति बंद करने से क्या हुआ, उन्होंने कहा पैरेलली में कुछ और भी करना पड़ेगा। रशिया को भी लॉस हो गया, यूक्रेन को भी लॉस हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के इनके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होते हैं, और इन सारी चीज़ों को और क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का वहाँ पे कोई निगरानी के उपकरण लगाए गए हैं, सर्वे के लिए लगाए गए हैं, सर्विलांस के लिए लगाए गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। और सेना का अगर कोई सेंसर सिस्टम है, जैसे कि यूएस अपना यूज़ करता है साउंड सर्विलांस सिस्टम जो है वो लगा रखे हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे? ड्रोन और रोबोटिक्स ये भी होते हैं जो कि वहाँ काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अटैक मान लें कि आप किस तरह से किया जा सकता है, तो किसी भी देश की वहाँ प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुँचाना, ठीक है, संचार सुविधाओं को बाधित कर देना, या फिर क्या करना, बिल्कुल देखिए कोवर्ट जो सर्विलांस है, गुप्त रूप से जो अभियान चलाए जाते हैं सर्विलांस के, ये हो जाएगा। और क्या होगा, किसी भी तरह का जो देखें विदेशी हस्तक्षेप अगर हो रहा है, किसी तरह का कोई अंदर घुसना चाह रहा है तो उनको रोकना, तो वहां भी अटैक। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, अगर इस तरह की स्थितियां पैदा होती तो वो सी बैड वॉरफेयर या अंडर वाटर वॉरफेयर। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि आज के ज़माने में हम देखते हैं अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स आ गए हैं। आदमी को जाने नहीं है, बस दूर से रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं और चला जाता है वो, किसी पे अटैक करना है। और यूक्रेन में हमने क्या देखा, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध में, कि जो ड्रोन है, हवा में उड़ने वाले ड्रोन हैं, उनमें बॉम्ब लगा दिया है और वो जाएंगे किसी व्यक्ति से टकरा जाएंगे, काम खत्म। समझ रहे आप? ये भी मारने के तरीके हैं। और ये तो बहुत बार जब युद्ध होता तो ऐसे ही किया जाता है, जिसे आत्मघाती हमला बोलते हैं हम। आतंकवादी होते अपने आप को ब्लास्ट कर देते हैं, ड्रोन ब्लास्ट करने का काम करने लग गया आजकल। क्लियर है? सो ये देखिए, और क्या क्या होगा, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भी हैं, इनके द्वारा भी होती हैं चीज़ें। और सी बैट सेंसर, ठीक है, किसी की जासूसी करने के लिए लगाए जाते हैं, और किसी ने लगाए उसको भी डिस्ट्रॉय किया, तो इसके द्वारा किसी की भी गतिविधियां हमें पता चल सकती हैं। एक मूवी आई थी ना गाजी, देखी थी आप लोगों ने, सबमरीन गाजी अटैक। ठीक है, सो और देखिए क्या हो रहा है, ये सी बैट माइंस भी होते हैं, जैसे जमीन पे माइंस बिछा दी जाती कि अगर सैनिक जाएंगे, कोई टैंक जाएंगे तो उड़ जाएंगे, तो समुद्र के अंदर भी माइंस बिछाई जाती हैं, बॉम्ब्स गिराए जाते कि अगर वहां से कोई सबमरीन निकलेगी
या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर निकलेगा, कोई फ्रिगेट मतलब तेजी से चलने वाला जहाज, और एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा जिसके ऊपर चॉपर्स रखे रहते हैं या फाइटर जेट्स जाते हैं, ठीक है, वो निकलेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। छेदी तो होना, फिर तो पानी भर के अपने आप अंदर डूब जाना, कुछ काम ही नहीं है। अब इसका अगर हम देखें इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है, तो अब अगर हम यहाँ देखें इसको तो देखते हैं कि 95% ऑफ द ग्लोबल डाटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू सबमरीन केबल्स। 95% संचार या डेटा हम देखें इसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या किया जाता है। तेल और गैस के जो बड़े भंडार हैं तो ऑफशोर प्लेटफॉर्म से आता है, जैसे बॉम्बे हाई का मैंने आपको एक नाम बताया। इसी तरह से देखें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो समुद्री सीमाएं हैं, जहां तक हमें रिसोर्सेज खुद वहां से हम मछली पकड़ना हो या समुद्र में कोई मिनरल्स हो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालने के लिए भी हमें ड्रिलिंग करने का अधिकार होता है। तो उसके देखें तो वहां पर चोट पहुंचाई जा सकती, किसी को हैम्पर किए जा सकते, इंटरेस्ट किसी के भी। सो कुल मिलाकर के देखें ये सारी चीजें, और ऐसे में अगर हम देखें तो चाइना, अमेरिका, रशिया ऐसे जो देश हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मिलिट्राइजेशन कर रहे हैं सी बैड का। वहां पर इस तरह के सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े ऑपरेट कर सके। सबमरीन से इस तरह की बनाई जा रहे हैं, अंडर वाटर सी व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, राइट। अमेरिका क्या करता है, सेंसर्स लगा के रखे उसने जगह जगह पे ताकि दूसरे देशों की निगरानी कर सके कब कहाँ कौन आता जाता है, और सैटेलाइट से तो ऑलरेडी कर ही रहा है वो। रशिया क्या करता है, ये दुनिया के जो इनको कई बार डिस्ट्रॉय कर चुका है, पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, या कोई अंडर वाटर जो केबल है, सबमरीन केबल, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह से चाइना क्या करता है, चाइना ने भी अनमैन जो व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं अंडर वाटर, वो लगा वहाँ पे तैनात कर रखे हैं। उसके थ्रू क्या करता है, वो निगरानी करने का, सर्विलांस का काम करता है, राइट। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी क्षमता, और भारत धीरे धीरे क्षमता ग्रहण कर रहा है। भारत के पास बहुत ज़्यादा नहीं है इन देशों के जितनी, बट अब भारत क्या कर रहा है, उसने अपना एक मिशन चलाया है। कौन सा मिशन चलाया उसने, इंडिया का डीप ओशन मिशन, ठीक है। अब डीप ओशन मिशन जो है ये है बेसिकली कि जो सी बेड में जो रिसोर्सेज हैं उनकी खोज करना, उनको कैसे निकाला जाए ड्रिल करके ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। कई सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो वहाँ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके, रेयर अर्थ मेटल का मतलब वो रेयर नहीं है, वो मिलते बहुत हैं, बस उनको क्या करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, वो कठिन है, ठीक है। कि जो ओर होता है उसमें से उसका रिफाइंड जो निकालना है वो कठिन प्रक्रिया होती है, ठीक है, कच्चे में से अच्छी चीज़ निकालना उसको रिफाइन करके। तो ये चीज़ें, सो भारत में क्या कर रहे हैं हम देखें तो अरिहंत क्लास की पनडुब्बी और नौसैनिक जो हैं ये लगातार इस पूरे इलाके की जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी निगरानी करते हैं कि कहीं कोई दूसरा आकर के सेंसर तो नहीं लगा के चला जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर यूँ समझिए कि नीचे कहीं कोई बम रख के चला जाए और उसके पास उसका रिमोट है, वो कहीं आपकी सबमरीन जा रही दबा दे और तराम, इस तरह की स्थितियां हो जाएं। तो इसलिए हमने भी निगरानी करनी शुरू कर दी। और क्या कर रहे हैं इसके अलावा, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि प्रतिरक्षा क्षेत्र में लगातार रिसर्च करता है। और क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये भी इसी पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के भारत भी इन चीज़ों पर काम कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है चीज़ें। भविष्य में इस तरह के वॉर होंगे, और कैसे होंगे, सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और समुद्र में जो भी केबल्स हैं या ऑफशोर ड्रिलिंग है उन सारे तेल के कुओं को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ताकि ऊर्जा का संकट, इंटरनेट का संकट, बिजली का संकट पैदा कर दो देश के ऊपर, देश घुटनों पे आ जाएगा। कोई भी देश, उस देश की जो भी आबादी है, पॉपुलेशन, वो क्या कहेगी, सरकार नकारा है, सरकार ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती चीज़ों को, तो चीज़ें अलग दिशा में चलने लगती हैं, ठीक है। बिल्कुल, हम इसको कहेंगे कि जो भी हमारे आसपास के जो देश हैं जिनके साथ अपने रिलेशंस बना रहे हैं, इंडियन ओशन के हमने दो तरीके अपनाए हैं, एक तो इंडियन ओशन रिम वाला हो गया और एक सागर हो गया। तो उसमें यही कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज भी हमारे को निकालने हैं। इसके अलावा जितने जो कंट्रीज़ हैं इस पूरे इलाके में, माफ कीजिए, हिंद महासागर वाला जो इलाका है, बे ऑफ बंगाल, अरब सी वाला इलाका है, इन सारे देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना के रखना है। क्लियर है, तो ये कनेक्टेड है सारी की सारी चीज़ें। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, तो चैलेंजेस कुछ इस तरह के हैं कि देखिए, सी बैड पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। क्लियर है भाई, समुद्र के अंदर है ना, जैसे अब आसमान में करना हो। क्या हुआ था अभी कुछ महीनों पहले सुनीता विलियम्स गई थी 8 दिन के लिए, लौटी 8 महीने बाद। वहाँ आपका बस नहीं चलता ना
कि भैया बस खराब हो गई, पंचर हो गई है, चलो टैक्सी लेके चले जाते, दूसरी बस भेज देते वहाँ। और इसी तरह से समुद्र के अंदर भी है, वहाँ पर भी परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर भी। सो चलिए, एक तो ये हो गया। देन इसके अलावा क्या है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से संबंधित कानून हैं जो कि रोक लगाते हैं कि आप समुद्र के संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और क्या है कि एक और चीज़ है कि पूरा का पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है, समुद्र का जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि जो सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, वो उसका डिस्टर्ब होने का मतलब है कि ह्यूमन के ऊपर भी उसके इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे कि आज हम क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पैदा हुई है, वो कहीं ना कहीं हम सब पे असर डाल रही है, ठीक है। पर्यावरण में जो बदलाव देखते हैं हम, फसलों में जो बदलाव देखते हैं हम। डैन और क्या है, सबमरीन जो केबल हैकिंग, ये भी एक समस्या है कि अगर मान लीजिए उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए केबल्स को, तो किसी भी देश के संचार को बाधित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम देखें क्या कुछ रेलेवेंट, अगर हम कुछ इंटरनेशनल लॉ देखें, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, UN क्लॉज, ठीक है, ये है। अब ये क्या कहता है, समुद्र तल पर जो भी देश है उनके अधिकार क्या क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इस बात को बताता है, ठीक है। डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रीज कंसर्निंग द सी बैड, जो भी जहां पर है जिसका सी बैड है उसके बारे में वो उसके अधिकार भी बता देगा कि आपके अधिकार कहां तक, कितने किलोमीटर तक और क्या क्या कर सकते हैं और आपके राइट्स क्या हैं, राइट। देन इसके अलावा था प्रिंसिपल ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है, कि भाई जो समुद्र है ये क्या है, सबकी साझी विरासत है, साझी विरासत है। अब आप सोचें कि जैसे पराली की समस्या पे हम बात करें, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, वो किसी एक राज्य के किसान ने अपने खेतों में जो ठूंठ हैं, डंठल खड़े हैं फसल के, पराली को जला दिया। अब वो हवा तो ऐसा है दूसरी जगह भी उड़ के जा सकती है, किसी दूसरे राज्य के ऊपर छा जाएगी वो धुंध, धुआं, तो उससे क्या होगा, सांस की बीमारियां होंगी, ठीक है, पोल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल है कि हवा या पानी, इन चीज़ों पर हम सोचे कि किसी एक देश का कंट्रोल है? नहीं, ये हम सबकी क्या है, साझी विरासत है। तो हम सबके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अफ्रीका, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप और अमेरिका, जो ज्यादा डेवलप्ड हैं, वो सब पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे भला कैसे? आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं, उसके घर पे एसी नहीं मिलेगा, सामान्य गरीब की बात कर रहा हूं, ठीक है। देन उसके पास फ्रिज, एसी, कूलर, ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, वो हो सकता है साइकिल इस्तेमाल करे, पैदल जाए, व्हीकल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर उसका कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे तो कितना कम होगा। लेकिन वहीं आप किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो पता चला कि उसके कुत्ते भी अगर घूमने जाते तो गाड़ी में जाते हैं, उनके सर्वेंट्स भी जितने भी हैं उनके साथ काम वो बाइक या कार से आते जाते हैं। तो उनका घर का जगह जगह एसी लगे हुए हैं, पूरे टाइम लाइट्स जलती रहती हैं, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे समझ जाइए कि हम एक दो तुलना करके देख सकते हैं। उसी तरह से अफ्रीका के पिछड़े देश और अमेरिका या यूरोप के विकसित देशों के बीच में तुलना करके देखिए तो किसका ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे असर हुआ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात की जाती है कि जो चीज़ें हम सबकी साझा हैं उन पर इस तरह की चीज़ें ना हो, और उसके लिए क्या करना होगा कि कानून बनाए गए हैं इस तरह के। देन फिर क्या आता है, समुद्र तल पर किसी भी तरह के सैनिक इस्तेमाल के जो बुनियादी ढांचे हैं उनका भी निर्माण करना बहुत आसान नहीं है। अब ये तो चीज़ें हुई कि यहाँ पर ये क्या है, तो एक मैंने कोशिश की कि आपकी एक समझ बने सी बेड वॉरफेयर क्या है। तो उसे बहुत आसान शब्दों में अगर बोलूं, समुद्र की सतह पर किसी भी तरह के पेट्रोल या गैस की पाइपलाइन, संचार की कोई भी केबल या इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी केबल, या वहाँ पर अनुसंधान के लिए लगाए गए किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स, टूल्स या उपकरण, इन सबको अगर एक देश का ये संसाधन है, कोई दूसरा देश इनके ऊपर अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समुद्र तल का युद्ध, सी बैड वॉरफेयर टैक्टिक्स का पार्ट होगा। क्लियर है? अब ये क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि अब तकनीक काफी विकसित हो गई है। अब अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स आ गए हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, किसी भी देश के संसाधनों का या उनके जो उपकरण है उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम देखें तो अभी ज़्यादा देशों के पास इस तरह की क्षमता नहीं है। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना, और भारत कोशिश कर रहा है कि वहां तक पहुंच जाए। अब ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाज हैं क्या उनको भी शामिल होंगे, लेकिन वो इसका बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सी बेड या अंडर सी बात कर रहे हैं, तो समुद्र के तल पर जो चीजें हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो पार्ट होगा कि सबमरीन भी पार्ट होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी पार्ट होगा, बट हम बात कर रहे हैं जो आर्थिक संसाधन है उनके ऊपर कब्जे किया, उनके ऊपर अटैक करने की। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। और पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, 1 महीने से लगातार चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, चाइना का यूएस के एक सबमरीन ने डिटेक्ट किया चाइना का एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल जो कि उनकी सबमरीन्स के पीछे लगा हुआ था। अब अंदाजा लगाइए कि चाइना इतना ताकतवर बन गया, इसे कहता है वो इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया के पास चाइना का एक मिल गया उनको व्हीकल। देखिए, मतलब कहीं दूर से वो ऑपरेट कर रहे होंगे, और वहां डियागो गार्सिया में क्या है, अमेरिका का एक नौसैनिक और वायुसैनिक अड्डा है। कुल मिलाकर उनका हम बोले कि सैन्य अड्डा है, बेस है। और डियागो गार्सिया पर किसका कब्जा है? डियागो गार्सिया ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने उसको लीज पे दे दिया है, यूके का है। क्लियर है? सो अब आप समझ जाइए कि किस तरह से तकनीक चल रही है। और भारत को तो बहुत ज्यादा खतरा है। म्यांमार का कोको आइलैंड, वहां पे उसने बेस बना रखा है और अपनी सबमरीन से रखता है चाइना। तो इस तरह से बहुत सारे खतरे हैं। चलिए, अब इसके कुछ यहाँ पर हमने एमसीक्यूज भी यहाँ पर क्रिएट किए हैं जिससे कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर पाएं इस चीज़ की। सो देखें, चलें प्रैक्टिस करें। चलिए, तो सी बैड वॉरफेयर में केवल पनडुब्बियों का प्रयोग होता है। सी बैड वॉरफेयर में समुद्री संचार केबल्स और तेल पाइपलाइनों को लक्षित किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? सिर्फ पनडुब्बियों का प्रयोग? आंसर इज सेकंड, राइट, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब इसका बताइए जरा, सी बैड वॉरफेयर के संबंध में यूएन क्लॉज किस सिद्धांत को मान्यता देता है? दिख रहा है इंग्लिश वालों को भी? ठीक है, बताइए जरा इनमें से कौन सा है? सीएन क्लॉज जो है एक कानून है जो किस सिद्धांत को, किस प्रिंसिपल को ये अडॉप्ट करता है, मान्यता देता है? इनमें से कौन सा होगा? कॉमन हेरिटेज, राइट, बिल्कुल ठीक है, गुड। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से सी बैड वॉरफेयर में प्रयुक्त होता है? बताइए जरा कौन सा है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज स्पेसिफिकली यूज्ड इन सी बैड वॉरफेयर? अभी हम बताइए इनमें से कौन सा है जो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइएगा, चलिए अब बताइए, ठीक है, पढ़िए उसको फटाफट बताइए। वाई सी बैड वॉरफेयर बिकमिंग अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी? क्यों है भाई ये थ्रेट? पूरी दुनिया के लिए वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए लगातार चर्चा चल रही है। सबमरीन्स केबल की संवेदनशीलता, तेल और गैस पाइपलाइनों पर निर्भरता और गहरे समुद्र के कानूनी विवाद। तो इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन से लग रहे हैं आपको? तीनों या एक और दो? चलिए 1 2 3, गुड। अगला है सीबेड वॉरफेयर किस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित है? चलिए बताइए जरा। Seabed warfare is related to the protection of energy resource in which area? हाँ भाई, सभी ने सोच लिया? सोच लिया, चलिए अब चेक कर लेते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग बीनीथ द अर्थ सरफेस? मतलब समुद्र की सतह के नीचे किस चीज से हम निगरानी करते हैं? तो इनमें से क्या है भाई, बताइए। सी बैड सेंसर। और ये सेंसर किस पे काम करते हैं? साउंड वेव्स, ठीक है, सोनार। चलिए पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन और बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। यूएन क्लॉज के अंतर्गत कौन सी धारा गहरे समुद्र क्षेत्र को कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड घोषित करती है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 136। ये भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, राइट। चलिए तो ध्यान रखें आर्टिकल 136, तो इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज का,
हाँ बिल्कुल, यूएन का ये, ठीक है ना। ये यहाँ से नोट कर सकते हैं इंग्लिश वाले और यहाँ से हिंदी वाले, ठीक है। आर्टिकल 136, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, मानवता की साझी विरासत। चलिए फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सी बेड वॉरफेयर के तहत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ सी बेड वॉरफेयर? बताइए आंसर। सो इसका आंसर क्या होगा? मिसाइल अटैक ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर, बिल्कुल। बाकी तो सब कुछ है समुद्र के रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है आपका सही जवाब। चलिए चलिए अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? द डीप सी ओशन मिशन इन इंडिया फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? सोच के जवाब दीजिएगा अच्छे से। कहीं अर्थ विज्ञान तो नहीं है, कहीं रक्षा मंत्रालय तो नहीं है, कहीं विदेश मंत्रालय तो नहीं है। सभी लोग सोचिए, अपना अपना उत्तर सोच के रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान है। आपने सोच लिया सभी ने? अब अपना आंसर चेक करना है हमें। चलिए अब देखिए, वो केबीसी वाला ना वो क्लू देता है चलिए ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब हम देखेंगे एक मॉडल आंसर, देखते हैं हम लोग। हाँ प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग, और ये सारे नोट्स ना आज अपलोड हो जाएंगे, तो करंट वाला जो पार्ट है वहां से आप इसको वेबसाइट से आप सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। लिखना चाहें तो लिखना, वैसे मैं कहूंगा नहीं निकलता, आप डिमांड कीजिए मिल जाएंगे। मैं तो दे देता हूं कि भाई आप अपलोड कर दीजिए, पर डे के मैं उनको नोट्स दे देता हूं, मॉर्निंग के और इवनिंग के सारे दे देता हूं। अब वो कब करते हैं कब नहीं करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू कभी आ जाता हो, लेट हो जाते हो मे बी। चलिए सो अब हम एक मीन्स का आंसर है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है वो और कैसे आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, हमें अभी से, क्योंकि ये तो तय है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे सामने सारे के सारे सिलेक्ट होने हैं, और सिलेक्ट होने का मतलब मीन्स जरूर देना है, तो उसका आंसर राइटिंग हमें आना चाहिए। तो सी बैड वॉरफेयर के बढ़ते महत्व और वैश्विक सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, भारत के दृष्टिकोण से आवश्यक कदम सुझाइए। ठीक है, एनालाइज द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ सी बैड वॉरफेयर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, सजेस्ट नेसेसरी स्टेप्स फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। भारत के दृष्टिकोण से बताइए भाई जरा। सो अब हम अगर देखें तो कैसे देखें, तो सबसे पहले हम जब उत्तर लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि सी बैड वॉरफेयर क्या होता है। तो सी बैड वॉरफेयर का तात्पर्य क्या है? सैनिक गतिविधियां जिनमें संचार केबल, तेल गैस पाइपलाइन, निगरानी उपकरणों पर नियंत्रण शामिल है। ठीक है, क्यों हमें उस पर कंट्रोल करना है, राइट। ये सेम है, मतलब पूरी कोशिश होती है कि ट्रांसलेशन इस तरह से किया जाए कि सेम रहे। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग समुद्र के नीचे बिछे संचार नेटवर्क और ऊर्जा आपूर्ति लाइनों पर निर्भर है। अतः सीबेड वॉरफेयर वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। ठीक है, चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश समुद्र तल पर सैन्य ड्रोन और सेंसर तैनात कर रहे हैं। इसमें से कोई भी वर्ड का मतलब नहीं जानते हो पूछ लीजिएगा। इससे इंटरनेट संचार, व्यापारिक गतिविधि और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत कहां पर है? हिंद महासागर में है। ठीक है, तो भारत को क्या चाहिए, अब हम बताएंगे भारत को क्या चाहिए, भारत के दृष्टिकोण से पूछा है। सो डीप ओशन मिशन के तहत समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, और अनमैन्ड क्या होगा ये? अंडर सी, हाँ अंडर वाटर, बिल्कुल। और समुद्र तल के सेंसर के नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बहुपक्षीय मंचों पर समुद्री कानूनों को मजबूती के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि कोई भी कंट्री अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है, किसी के भी इस तरह के संसाधनों को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, राइट। उससे क्या होगा कि कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करा जाए। लेकिन क्या करना होगा? भारत को क्या करना होगा? अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी डेटरेंट के लिए। ठीक है, क्यों भाई?
जरूरी इसलिए होता है डेटरेंट कि अगर हमारे पास वो क्षमता नहीं तो कोई भी अटैक करके चला जाएगा, लेकिन अगर उसे पता है पलटवार करेंगे, जब पता है पलटवार करेंगे तो सामने वाला अटैक नहीं करेगा, उसको पता है हमें भी लॉस होगा। क्लियर है? सो ये थे आज के, हमने एमसीक्यूज भी देखे और एक मेंस का एक आंसर भी देखा कि लिखना कैसे है। आप चाहें तो इसको पढ़िएगा और फिर लिख करके मुझे दिखाइएगा अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी है तो आपने क्या करना है, क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है। गुड, ठीक है। और जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, अगर उन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप सब भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे कि नहीं, या अपने तक बचा के रखेंगे। गुड, थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में बता जरूर दिया करें भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, वाकई मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या मेरी क्लास अच्छी लगती है कि नहीं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपको सच बता रहा हूँ। आपके मुस्कुराते चेहरे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिन्हें मैं मुस्कुराता हूँ नहीं देख सकते उनके कमेंट्स पढ़ना पड़ेगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, राइट। थैंक यू सो मच। तो और मेहनत करने का मन करता है कि चलो कुछ अच्छे टॉपिक और तैयार करके लाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कल।